हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जल्दी से कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मार्क कर लें। एक एक करके आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको सॉल्व करना है, फिर मेरे सोल्यूशन देखना है। लास्ट मॉक टेस्ट जो हमने किया था उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर रहेगा, धीरे धीरे करके हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये एक स्पॉटिंग एरर का सवाल है, एरर डिटेक्शन का सवाल है। आप देख पा रहे हो कि 3 लाइन का सवाल है, काफी लंबा सवाल है। क्या क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स द कॉर्पोरेशन हैज कंटिन्यूड टू डंप अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर। लिखा है कि लगातार जो अपील है एनवायरमेंटल ग्रुप्स की, उसके बावजूद कॉर्पोरेशन कंटिन्यू कर रहा है जो भी अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मतलब जो भी कचरा है इंडस्ट्री का, उसे वो रिवर में डंप कर रहा है। डंप का मतलब क्या होता है, रिवर में उसे गिरा दे रहा है। ठीक है, उसे फेंक रहा है, उसे वेस्ट कर रहा है वहां पर। इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज इट इज कॉजिंग टू बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। और इसी प्रोसेस में वो क्या कर रहा है कि वो जो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज है उसको इग्नोर कर रहा है। कौन सा इकोलॉजिकल डैमेज? जो कि कॉज हो रहा है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन हेल्थ दोनों के ऊपर। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब था। अब देख लेते हैं इसमें एरर क्या है। जब भी कोई लंबा सवाल आता है मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं, और मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस में करके दिखाया है कि क्वेश्चन को स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग पोर्शन में। अगर आप क्वेश्चन को तोड़ पाए तो आपके लिए एरर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है कि डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स। अगर मैं इस चीज को तोड़ूं तो आपको दिख रहा होगा कि डिस्पाइट यहां पे एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है, या तो कोई प्रोनाउन होता है, या अगर वर्ब का फॉर्म हो तो एक जेरंड होता है। इतनी बातें हमें पता है। डिस्पाइट यहां पर एक प्रीपोजिशन है। अब देखेंगे डिस्पाइट के बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो लिखा है डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स। तो डिस्पाइट वर्ड के लिए, डिस्पाइट प्रीपोजिशन के लिए उसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये नाउन अपील्स। रिपीटेड क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव है। तो लिखा है कि डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। अगेन यहां पे सेम चीज है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। अगर आप देखोगे इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना था तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमने लगाया है? ग्रुप्स लगाया है। इन्वायरमेंटल क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये फॉर्म क्या बना? प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट या नाउन के लिए एक एडजेक्टिव है। दोनों में यही फॉर्म बना। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक तो कोई एरर नहीं मिल रहा हमें। यहां तक तो बिल्कुल सही बात है कि कोई प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर्मेशन ऐसे ही चलता है। ठीक है, एक एडिशनल बात मैं यहां बताता चलूं, क्योंकि ऐसे टाइप के सवाल अब एग्जाम में आने लगे हैं। जब भी किसी फ्रेज को, सबसे पहले फ्रेज किसे कहा जाता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, मतलब शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग बने। ठीक है, ध्यान आपको यह रखना है कि किसी भी फ्रेज में आमतौर पर कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब, आमतौर पर क्या मतलब स्ट्रिक्टली कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, वरना इसे हम क्लॉज बोलने लगेंगे। तो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेज का फॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आने लगा तो हम उसे क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एनीवेज, तो मैं ये समझा रहा था कि इसे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जा सकता है। कैसे पता चलता है प्रेपोजिशनल फ्रेज? भाई बहुत आसान है, ये हमेशा एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये डिस्पाइट से स्टार्ट है। अच्छा, डिस्पाइट के साथ साथ आप देखना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे डिस्पाइट के बाद रिपीटेड है और अपील्स है, तो इसे हम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स में हम इसे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बेसिकली क्या होता है? प्रीपोजिशन से शुरुआत करता हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने यहां से यहां तक सवाल को स्कैन कर लिया है, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है द कॉर्पोरेशन हैज कंटिन्यूड टू डंप अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर। सब्जेक्ट क्या था यहां का? कॉर्पोरेशन था। ठीक है, तो ये तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज था जो सेंटेंस के शुरुआत में लगा, पर हमारा मेन सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है? द कॉर्पोरेशन से। तो द कॉर्पोरेशन क्या है? यहां का सब्जेक्ट है। द कॉर्पोरेशन क्या है? यहां का सब्जेक्ट। ठीक है, द कॉर्पोरेशन क्या यहां का सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेशन क्या है? सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या है? हैज। ठीक है, हैज के बाद क्या लग रहा है? V3। तो सब्जेक्ट ये रहा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। द कॉर्पोरेशन हैज कंटिन्यूड। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जब भी हम कहीं पर whom या what का रिप्लाई निकाल लें तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं इतना तोड़कर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, वर्ब फाइंड आउट करो, या कौन सा फ्रेज है वो फाइंड आउट करो। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो द कॉर्पोरेशन क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यूड क्या है? मेन वर्ब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कंटिन्यू व्हाट, तो आंसर है कंटिन्यू टू डंप अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसका मतलब है ये वाला, ये
टू डंप से लेकर वेस्ट तक पूरा का पूरा कंटिन्यूड का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंटिन्यूड के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछता कि ये किस किस्म का फ्रेज है, भैया तो ये एक नाउन फ्रेज होगा। क्यों नाउन फ्रेज होगा? क्योंकि जब भी कोई चीज आपको नाउन से शुरू होती हुई दिख जाए और उसके साथ वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पे लिखा था टू डंप। टू डंप इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव को हम डेफिनेटली नाउन के अंदर काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला अपने आप में एक नाउन फ्रेज कहला सकता है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? लिखा है हैज कंटिन्यूड टू डू व्हाट, टू डंप। अब अगर हम इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढे, जो हमारा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन का, तो टू के बाद हमेशा V1 लगता है। तो देखो टू के बाद V1 लगा हुआ है। अच्छा, टू डंप व्हाट, अगर हम पूछे डंप जो यहां वर्ब यूज किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये डंप का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां तक तो कोई एरर नहीं है। तो अगर मैं एक बार फिर से आपके लिए अलग अलग करके दिखा दूं, अलग अलग मतलब आपके लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लूं, तो यहां कोई एरर नहीं था, हमने पकड़ा है पहले। द कॉर्पोरेशन में कोई एरर नहीं है, कॉर्पोरेशन सिंगुलर है तो हैज लगेगा, कोई एरर नहीं है। हैज के बाद V3 लगेगा, कोई एरर नहीं है। टू के बाद V1 होता है, कोई एरर नहीं है। क्या डंप करने की बात हो रही है? अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। जहां तक मैंने रेड मार्कर से मार्क किया यहां तक कोई एरर नहीं है। लिखने की जगह कम है तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। चलो अगली चीज पर आते हैं। लिखा है इनटू द रिवर, लिखा है इनटू द रिवर। क्या आपको ये याद है मैंने आपको कितनी दफा पढ़ाया है इन और इनटू के बीच का डिफरेंस? क्या बताया था? जब आप किसी चीज के पोजीशन की बात करते हो, कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो उसे इन कहा जाता है, लेकिन जब आप मूवमेंट की बात करते हो तो उसे इनटू कहा जाता है। बाहर से अंदर की ओर आने को इनटू कहा जाता है। तो ये इनटू द रिवर बिल्कुल ठीक है। वो डंप कहां वेस्ट करेगा? पानी के बाहर से पानी के अंदर वेस्ट कर रहा है, तो ये भी सही है, कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि इग्नोरिंग, और ये इग्नोर कर रहा है, क्या इग्नोर कर रहा है? इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। और ये इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग व्हाट? तो इग्नोरिंग जो यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है, हालांकि ये डायरेक्ट वर्ब नहीं, मैं आऊंगा उस पर, तो ये वर्ब जो यूज किया गया है इसका ऑब्जेक्ट है द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, अब मैं जरा यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक बात समझानी है आपको। इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये सवाल आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको बीच बीच में ना क्वेश्चन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ समझाना है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो ऊपर ऊपर से अभी तक पढ़कर आए, आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मेरे साथ पेशेंस रखना, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला फ्रेज जो लिखा गया है आप, ये कौन सा फ्रेज है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो, इग्नोरिंग को देख के आप कंफ्यूज हो गए कि इग्नोरिंग क्या हो सकता है। दिमाग में तीन चीजें आती हैं। पहला, ये पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। दूसरा, ये जेरेंड हो सकता है। या तीसरा, ये मेन वर्ब हो सकता है। अब आपके सामने मैं लॉजिक के साथ समझा रहा हूं कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, कोशिश करना समझने की। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि आई टीचिंग तो हम कभी नहीं कहते ना। अगर हमने आईएनजी वाला वर्ड लगाना है तो बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था। क्या इग्नोरिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब क्या ये वर्ब हो सकता है? नहीं साहब, ये वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप काफी सारे क्वेश्चंस में लगाओगे, इसलिए ये लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना। अगला, ये जेरेंड है। अच्छा, जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों में आईएनजी होता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि जेरेंड एक नाउन होता है और पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है। ये बात आपको पता होगी। अब जरा इस बात को अपने जहन में डालने की कोशिश करो। रटा तो मार लिया, समझो आज क्या होता है। अगर ये नाउन है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि नाउन या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है, या तो किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है। यही होता है ना कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह किसी भी नाउन को यूज किया जाता है। अब आप एक बात समझो कि यहां पे लिखा था इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज, इग्नोर करते हुए लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज को। इसका क्या ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है? अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसका वर्ब कहां है? नहीं है आगे। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो किसी वर्ब के लिए आना चाहिए था, वो भी नहीं है। इस पूरे के पूरे पार्ट में हमें केवल एक वर्ब होने की आशंका है, वो इग्नोरिंग, और तो कोई वर्ब है नहीं। द वर्ब नहीं है, लॉन्ग वर्ब नहीं है, टर्म वर्ब नहीं है, इकोलॉजिकल वर्ब नहीं है, डैमेज वर्ब नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि किसी भी हिसाब से ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें इस वाले सेंटेंस में या इस वाले फ्रेज में किसी और वर्ब की आवश्यकता होगी, किसी और वर्ब की जरूरत होगी, जो नहीं है यहां पर। इसका मतलब ये वाला जेरेंड भी नहीं है। फिर एक ही चीज बचता है कि पार्टिसिपल हो सकता है। अब आपने अगर इसको एलिमिनेट कर दिया तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये वाला पार्टिसिपल है, पर मैं ये नहीं समझाना चाह रहा कि ये वाला पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि बाकी दोनों नहीं है। मैं आपको रीजन के साथ समझाना चाह रहा हूं पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि या तो ये एक नाउन का, या तो एक नाउन फ्रेज का, या तो एक ग्रुप ऑफ नाउन्स का
इनकी कोई भी किसी भी किस्म का कोई व्हाट डू से विशेषता बताए, ठीक है, कि उसके बारे में उसको क्वालिफाई करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। तो जरा सेंटेंस को फिर से पढ़ो। लगातार अपील करने के बाद इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के द्वारा कॉर्पोरेशन ने कंटिन्यू किया है डंप करना अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में, इग्नोर करते हुए इकोलॉजिकल डैमेज को। क्या ये किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाजी साहब 100% दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है? कॉर्पोरेशन के बारे में दे रहा है। जिसका मतलब है इसी कॉर्पोरेशन को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक पूरा पूरा फ्रेज यूज किया हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, इसी कॉर्पोरेशन को के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने पूरा पूरा एक फ्रेज यूज किया है कि यही वो कॉर्पोरेशन है जिसने इग्नोर किया है लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज को। कहने का मतलब यह है कि ये जो इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज है, ये इस कॉर्पोरेशन के लिए आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है? 100%। ऑप्शन में एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, ऑप्शन में पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है, दोनों आंसर है। दोनों इकट्ठा ऑब्वियसली नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आया किसके लिए था। तो ये किसके लिए आया था भैया? ये आया था कॉर्पोरेशन के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब जब हम ये बात समझ गए तो इसमें एक बार एरर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल था तो इग्नोरिंग लिखा हुआ था। क्या इग्नोर कर रहे थे? द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। यहां कहीं कोई एरर नहीं है। जहां जहां एरर नहीं है मैं अलग अलग कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखने की जगह कम है, क्लीन कर रहा हूं। आई थिंक मैं पिछले 10 मिनट से एक ही सवाल पढ़ा रहा हूं, पर इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत कुछ सिखाना है मुझको, ठीक है। आइए, लिखा है कि डैमेज इट इज कॉजिंग टू द वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे जो भी डैमेजेस है ना, जो वो कॉज कर रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये इट किसके लिए आ रहा है? ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉर्पोरेशन के लिए आ रहा है। क्या लिखा हुआ है कि वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डंप कर रहा है ना, उसकी वजह से ये कॉज कर रहा है ह्यूमन हेल्थ और वाइल्ड लाइफ दोनों को, ये डैमेज कॉज कर रहा है, ठीक है। तो डैमेज इट इज कॉजिंग टू बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। ये तो बिल्कुल सही है। इट सिंगुलर था, उसके लिए इज आना चाहिए था, इट इज आया है। इट इज के बाद कॉजिंग आया है। देखो यहाँ पे आईएनजी था तो कोई हेल्पिंग वर्ब आया ना, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसको कॉज कर रहा है? बोथ वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को। तो हमने पूरा का पूरा चेक कर लिया, कहीं कोई एरर नहीं मिला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। पर इस सवाल में शायद ही नो एरर समझाने के लिए मैंने इतना वक्त दिया है। मैं इससे आपको फ्रेजेस के बारे में समझाना चाह रहा था। होपफुली आपको चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। बाकी आगे ऐसी चीजें आती रहेंगी और मैं बार बार समझाता रहूंगा। एग्जाम के पहले जितना भी मॉक करेंगे उससे मैं आपको इतना यूज टू करा दूंगा कि एग्जाम में आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है अगला वर्ड हमें क्या ढूंढना है? क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब क्या है? हमसे सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। किसका सिनोनिम पूछा गया है? एक्सकोरिएट का। किसका सिनोनिम पूछा गया है? एक्सकोरिएट का। अच्छा, एक्सकोरिएट क्या होता है? एक्सकोरिएट का मतलब होता है किसी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज करना। टू क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसको हम लोग एक्सकोरिएट कहते हैं। आपसे पूछा गया था सिनोनिम बताइए। ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेज। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। क्रिटिसाइज हो सकता है। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, ये नहीं हो सकता। कंफर्ट मतलब होता है आराम पहुंचाना। एक ही वर्ड है, कौन सा? क्रिटिसाइज, ठीक है। एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत हेविली क्रिटिसाइज करना। अब आ जाओ, सारे वोकैब में मैंने कोशिश की है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। तो एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने समझाया, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, ठीक है। टू क्रिटिसाइज और डिनाउंस समवन। सिनोनिम क्या है? डिनाउंस, कंडेम्ड, रिब्यूक, और क्या वर्ड हो सकता है? चाइड, ठीक है। ये सब का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना। उल्टा क्या होगा? तारीफ करना, प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको याद भी कर लेते हैं अभी के अभी, सुन लो, निमोनिक्स बना दे रहा हूं। एक्सकोरिएट को याद कर लेना एक्स और कार से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप एक आपका कोई एक्स है, कोई लड़का है जो कि आपका एक्स है, और आपने उसे छोड़ा था क्योंकि वो बहुत गरीब था। अब एक दिन वन फाइन डे आप किसी मॉल के बाहर खड़े हो और आपने देखा कि वो एक लैम्बोर्गिनी चला कर आ रहा है। तो आपका एक्स जो है वो एक कार से आ रहा है। आपके अंदर तो बिल्कुल आग लग जाएगी। आपने उसे छोड़ा ही था क्योंकि वो गरीब है, लेकिन उसने तो बहुत पैसे कमा लिए। अब ऑब्वियसली ह्यूमन एक टेंडेंसी है कि आप उसकी तारीफ तो नहीं करोगे। फिर आप क्या कहोगे? जरूर इसने ड्रग्स बेचा होगा, जरूर इसने कहीं पे डाका डाला होगा, एक नंबर का चोर है, मैं पूरे खानदान को पहचानती हूँ, एक नंबर का चोर है। इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि आपका एक्स जो है वो कार से आया, आपको पचा नहीं और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। होपफुली याद हो गया होगा आपको। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। लिखा है द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर्स व्हिच ही बिलीव्स विल हैव रिस्टोर्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिफोर द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। लिखा है जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक सीरीज अनाउंस की है मेजर्स की, ठीक है, जिसमें उनका यह मानना है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है
वो रिस्टोर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर के पहले। ठीक है, लिखा है द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड। ठीक है, पहला क्लॉज ये है, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ का सब्जेक्ट था, अनाउंस्ड यहाँ का वर्ब था। क्या अनाउंस किया? अ सीरीज ऑफ मेजर्स, बहुत सारे उन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं। इसका मतलब ये वाला क्या होगा? ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, विच ही बिलीव्स, जो के उनका मानना है, जिसके बारे में उनका ये मानना है कि वो रिस्टोर कर देगा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस फिस्कल ईयर के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले, इस फिस्कल ईयर के पहले वो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर कर देगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, कंटेक्स्ट समझा दो इस सवाल का अगर मैं, तो मान लेते हैं कि इंडिया में कुछ इन्वेस्टर्स आए और उनके साथ बड़ा खराब बर्ताव किया गया और वो छोड़कर चले गए। अब फाइनेंस मिनिस्टर एक सीरीज ऑफ मेजर्स अनाउंस कर रही हैं और वो उनका ये मानना है कि इन सारे मेजर्स के बाद, इन सारे स्टेप्स के बाद जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना, वो साल खत्म होने से पहले फिर से रिस्टोर हो जाएगा। मतलब फिर से वो अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर से वो हम पे भरोसा करने लगेंगे। ये सेंटेंस का कंटेक्स्ट था। अब आज इसमें एरर हम लोग देखते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि इसमें कोई एरर है तो बताओ, वरना नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। देख लेते हैं सही है क्या। यहां क्या लिखा हुआ है? विल हैव रिस्टोर्ड। अच्छा, विल हैव का इस्तेमाल कहां किया जाता है? आपको पता है ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है अगर मैं टाइमलाइन पे आपको समझाऊं? ये वाला प्रेजेंट टेंस है, ये वाला फ्यूचर टेंस है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी फ्यूचर के सर्टेन टाइम पे, ठीक है, फ्यूचर के किसी सर्टेन टाइम के पहले अगर कोई काम खत्म हो गया हो, फ्यूचर के सर्टेन टाइम के पहले अगर कोई काम खत्म हो गया हो, तो हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो कि दोपहर के 1 बज रहे हैं, फॉर एग्जांपल दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं रात के 9 बजे की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग 9 बजे के पहले खत्म हो चुकी होगी। मेरे दोस्त ने कहा मैं 9 बजे तुम्हें पिक करने आऊंगा, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। मैंने बोला हाँ भाई, 9 बजे के पहले रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी होगी। अभी कितने बजे हैं? 1। वो कितने बजे पिक करने आएगा? 9 बजे। लेकिन क्या रिकॉर्डिंग 9 बजे खत्म होगी कि उसके भी पहले खत्म हो चुकी होगी? उसके भी पहले खत्म हो चुकी होगी। यहां पे लगता है विल हैव। नाउ सेंटेंस पे आते हैं। मिनिस्टर ने क्या कहा कि सीरीज ऑफ मेजर्स वो अनाउंस करेंगे जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, क्या ऐसा हम कहना चाहते हैं कि ये रहा 31 मार्च और इसके पहले, तुरंत पहले ये रिस्टोर हो जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते। कोई डेडलाइन वाली बात नहीं की गई है। कंटेक्स्ट समझना, यही वो कंटेक्स्ट नहीं है कि उसके पहले पहले खत्म हो चुका होगा, उनका जितना कॉन्फिडेंस है वो हमारे ऊपर उसके पहले आ चुका होगा। हम ये नहीं कहना चाहते। हम एक सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना चाहते हैं कि इस दौरान कभी भी उनका फ्यूचर हमारे तरफ, उनका कॉन्फिडेंस हमारे तरफ आ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस हम पे रिस्टोर हो जाएगा। तो यहां पे ये कतई मतलब नहीं है कि फ्यूचर के ठीक पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करना। इसका यहां पे कतई मतलब नहीं है कि फ्यूचर के ठीक पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। काम के खत्म होने का जिक्र नहीं किया गया इस सेंटेंस में। यहां सिंपली ये कहा गया है कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया है जो रिस्टोर हो जाएगा। तो वो यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें ना कोई टाइमलाइन दी गई है, ना कोई किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले काम खत्म होने की बात की गई है। तो फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं लगेगा। अब क्या लग सकता है? हम तो फ्यूचर के सिंपली घटना की बात कर रहे हैं ना, कि उसके पहले उनका कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि 10 बजे तक मैं खाना खा लूंगा, तो 10 बजे टाइमलाइन है, मैं उसके पहले खा लूंगा। अब मैं 10 बजे खाऊं, 9 बजे खाऊं, 8 बजे खाऊं, दोपहर 2 बजे खा लूं, मैं 10 बजे के पहले खा लूंगा। तो वही वाली बात तो है यहाँ पे। इसका मतलब यह है यहाँ पे तो सिंपल फ्यूचर लगना चाहिए। सिंपल फ्यूचर सेज विल या शैल प्लस बेस फॉर्म। आ जाओ भाई। विल रिस्टोर, हैज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड, ये तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, हैज का मतलब क्या हो जाएगा? किसी प्रेजेंट टाइम के पहले। परफेक्ट टेंस का तो कोई सेंस नहीं था। आंसर क्या होगा? विल रिस्टोर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, टू मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि जितना भी, अच्छा एक चीज मुझे यहां समझाना था जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में रह गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुधार के सेंटेंस सुधारने के बाद कि ये वाला कौन सा टाइप का फ्रेज है, ये वाला कौन सा टाइप का फ्रेज है, तो क्या बोलोगे? कौन सा टाइप का फ्रेज है? देखो, एक तो ये विच से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब चीख चीख के कह रहा है कि मैं एक रिलेटिव क्लॉज हूं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज क्या काम करता है? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट होता है, या एक तरह का एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है किस किस्म का क्लॉज है, तो ध्यान देना, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। मैंने इसकी फंक्शनैलिटी देखी, हमेशा फंक्शन से पहचानना है। क्या बोला जा रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सीरीज ऑफ मेजर्स अनाउंस किया। ये जो मेजर्स है ये नाउन है ना। अच्छा, क्या मैं ऐसे बोलूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 मेजर्स अनाउंस किया, या उन्होंने लंबा मेजर अनाउंस किया, या उन्होंने भारी मेजर अनाउंस किया? ये जो लंबा, भारी, 10, ये सारे एडजेक्टिव है। अच्छा, अब ये लंबा, भारी, 10 को हटा के मैं क्या कह रहा हूं? एडजेक्टिव को मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं।
उन्होंने कैसे टाइप के मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए, वैसे मेजर्स जिनके बारे में उनका यह मानना है कि वो रिस्टोर कर देगा कॉन्फिडेंस। तो ये पूरी की पूरी जो बात है ये तो मेजर्स के बारे में ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ही बिलीव्स विल रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या रिस्टोर कर जाएगा कॉन्फिडेंस को? मेजर्स करेगा। इसका मतलब ये जो मेजर्स नाउन है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता कि ये वाला किस किस्म का क्लॉज है, तो आंसर होता दोनों ऑप्शन में, या तो ये रिलेटिव क्लॉज है अगर ऑप्शन में हो तो, या तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए क्योंकि मेजर्स को क्वालिफाई करने के लिए आया है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, सिमिलरली आपसे पूछा जाता कि बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये वाला क्या है? तो ये वाला भाई साहब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन बिफोर से स्टार्ट हुआ है। अगर आपसे पूछता किसके जैसा फंक्शन कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह फंक्शन कर रहा है, समय बता रहा है। जैसे यस्टरडे समय बताता है, टुमारो समय बताता है, ऐसे बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर समय बता रहा है। अगर आपको ये सब चीज का मतलब, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए ना, तो भैया शॉर्ट ट्रिक नहीं है कुछ, ठीक है? सॉरी टू डिसअपॉइंट, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट का कोई ट्रिक नहीं होता। इट्स लाइक आप बोल रहे हो कि अलजेब्रा का सर एक फॉर्मूला बता दीजिए जिससे सारा क्वेश्चन बन जाए, वैसे नहीं होता, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो सेम यहां पे भी है, ठीक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। ये बिफोर से स्टार्ट हुआ था तो हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला था। अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्या देख लो, अच्छा अगर मैं इसको बोल देता बिफोर संडे, तो फटाक से बोलते सर ये टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये भी तो टाइम बता रहा है बच्चे, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल टाइम ही तो बता रहा है, तो ये तो एडवर्ब फ्रेज हो ही सकता है, ठीक है? तो है देखने में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर वो नहीं है तो देख लेना क्या काम कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे बिगिनर हैं, जिन्होंने सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई की है, उनको दिक्कत हो सकती है, पर मैंने थ्रू आउट माई कोर्स या थ्रू आउट माई यूट्यूब मैं ये कोशिश करता हूं सब चीजों को जितना तोड़ दूं, तो ये सारी बातें मैंने कई दफा पहले आपको समझाई है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये ईडियम पेड कोर्स वाले वीडियो में आ चुका है। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुरजोर प्रयास करना कुछ पाने के लिए। टू अटेम्प्ट समथिंग इंपॉसिबल, ना टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आंसर है सिंपल क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे। लिखा है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग। अगला सवाल आ जाओ अब एक्टिव पैसिव वॉइस पे, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस का सवाल लंबा है, ठीक है? अब जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको सवाल लंबा रहे छोटा रहे किसी से डरने की जरूरत नहीं, दुनिया भर के तरीके के जितने सवाल थे सब करा दिए आपको, ठीक है? और उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मेरे ख्याल से अब आगे आपको परेशान करने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने जब एग्जाम्स दिए हैं रिसेंट वाले सिलेक्शन पोस्ट का स्टेनोग्राफर का, उनका रिव्यू आया कि सर आपने जो पढ़ाया था वहीं से आया है, ठीक है? बेसिकली जितने टाइप के हो सकते थे मैंने वो सब पढ़ा दिया, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? बाय द टाइम द जनरल मीटिंग टेक्स प्लेस द बोर्ड विल हैव, मैंने आपको बोला था कि अगर एक्टिव पैसिव या नरेशन का सवाल में डायनासोर भी बैठा हो तो उसको मत देखो, केवल वर्ब को देखो। क्या वर्ब है? विल हैव रिव्यूड, विल हैव रिव्यूड, रिव्यूड व्हाट? रिव्यूड द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर आप कोई भी वर्ब यूज कर रहे हो और वो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है तो ये वर्ब का पैसिव बन सकता है। ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन विद प्रैक्टिस आप ये समझ जाते हो कि अगर कोई वर्ब दिया है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनने के बड़े चांसेस होते हैं इसके। तो यहां पे क्या लिखा होता है? विल हैव रिव्यूड, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या था? द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका। क्या रिव्यू करने की बात हो रही है? रिव्यूड व्हाट पूछो, आंसर मिलेगा द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्कुलेटेड। एक और वर्ब यहां पे आया, क्या? सर्कुलेटेड। सर्कुलेटेड व्हाट? सर्कुलेटेड इट्स रिकमेंडेशंस। तो यहां पे दो वर्ब है, ये है वर्ब नंबर 1, क्या लिख दिया? ये है वर्ब नंबर 1 और ये है वर्ब नंबर 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2, क्या दोनों का पैसिव होगा? अगर ऑप्शन में दिया तो दोनों का पैसिव होगा, ठीक है? अगर ऑप्शन में केवल एक को किया तो हम केवल एक को करेंगे। लिखा है कि विल हैव रिव्यूड। अच्छा, विल हैव अगर हम लोग चेंज करें तो आपको पता है विल हैव के बाद V3 आता है। हम जब इसे पैसिव करते हैं तो मॉडल तो नहीं बदलता, तो विल हैव का विल हैव रहेगा। अच्छा, V3 को हम जब चेंज करते हैं तो किसमें चेंज होता है? B प्लस V3 में। तो किसमें चेंज हो जाएगा? बिन प्लस V3 में। तो हम ढूंढ रहे हैं विल हैव बिन प्लस V3। आ जाओ। विल हैव बिन बीइंग गलत है, आ जाओ इस पे। विल हैव बिन रिव्यूड हो सकता है, आ जाओ इस पे। आर रिव्यूड गलत है, आ जाओ इस पे। हैड बिन रिव्यूड गलत है, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्लीज इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या आगे चेंज किया गया है? इट्स रिकमेंडेशंस विल हैव बीन सर्कुलेटेड। तो दोनों जगह पे पैसिव किया गया, समझ पा रहे हैं आप? एक बार पैसिव किया गया है विल हैव बीन रिव्यूड को, दूसरा बार पैसिव किया गया है विल हैव बीन सर्कुलेटेड को, ठीक है? ये विल हैव को कॉमन निकाल के इसमें दो वर्ब यूज किया गया था, एक वर्ब था रिव्यूड और दूसरा वर्ब था सर्कुलेटेड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। अपोजिट ढूंढना है हमें। वर्ड क्या है? वर्ड है ऑब्सेक्यूअस।
ऑब्सेक्यूअस किसे कहते हैं? ऑब्सेक्यूअस, ऑब्सेक्यूअस अगेन नोट से है ये। किसे कहते हैं? चापलूस को कहा जाता है। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था सर्वाइल, चापलूस, है ना? हमसे अपोजिट पूछा गया। ऑब्सेक्यूअस का मतलब चापलूस होता है, तो सर्वाइल तो नहीं हो सकता, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। हमसे एंटोनिम पूछा गया है। अच्छा, पहला वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है मीक, दब्बू, एक ऐसा व्यक्ति जो सरेंडर कर दे बहुत आसानी से, जो तुरंत से हार मान जाए। तो ये तो सिनोनिम नहीं हो सकता, एंटोनिम नहीं हो सकता। चापलूस का तो कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड उसका एंटोनिम होगा ना। अगला वर्ड है डिफरेंशियल। देखो, डिफरेंशियल का मतलब होता है सम्मान देने वाला, टू गिव रिस्पेक्ट, या वन हु गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वाला तो गलत है। आंसर क्या होगा? असर्टिव। असर्टिव हम लोग वैसे किस्म के लोगों को कहते हैं जो अपनी बात बिल्कुल क्लियरली रखते हैं और वो किसी चीज से ज्यादा परेशान नहीं होते। मतलब चापलूसी तो कतई नहीं करते, उसका उल्टा सेंस था, तो असर्टिव का उल्टा सेंस हो सकता है। अब जितने भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आए उनको लेके अलग से मैंने यहां पे लिख दिया है। ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली ईगर टू प्लीज और ओबे समवन, चापलूस जिसे कहते हैं। साइकोफेंटिक, सर्वाइल, फॉनिंग, ठीक है, ये सारे नोट से हैं। एंटोनिम क्या है? असर्टिव, इंडिपेंडेंट, डिफाइंड, जो कि बात आपकी मतलब अपने बातों पर अडिग रहे। सबमिसिव क्या होता है? विलिंग टू ओबे विदाउट रेजिस्टेंस, आज्ञाकारी, जो मैंने बोला बहुत आसानी से सरेंडर कर देने वाला। कंप्लाइंट, ओबीडिएंट, डोकाइल, डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है हम्बल। सारे वर्ड्स आपको पढ़ा चुका हूं। एंटोनिम क्या है? डिफाइंड, रिबेलियस, असर्टिव। असर्टिव पे आ जाओ। असर्टिव का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अस्योर्ड। डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है जो बहुत अपना डिसीजन बहुत क्लियरली मेंशन कर सके, जो बहुत क्लियरली डिसीजन ले सके, कंफ्यूज ना हो। सबमिसिव, पैसिव, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है दब्बू, डरपोक, उल्टा है। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा दिखाता है एक मतलब एक्सेसिव विलिंगनेस, जिसे हम चापलूस कहते हैं। ऑब्सेक्यूअस सिनोनिम हो सकता है साइकोफेंटिक, फॉनिंग, ठीक है। डिफरेंशियल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत रिस्पेक्ट करे, बिल्कुल आदरपूर्वक, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, कोर्टियस, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड है। लिखा है कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स दैट दे डू नॉट एक्चुअली पोजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिखावा करता है उस ज्ञान का जो उसके पास है ही नहीं। क्या उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं? नहीं भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की मदद करे, तो ये तो नहीं हो सकता। शार्लेटन, याद करना, झोला छाप डॉक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, झोला छाप डॉक्टर को शार्लेटन कहते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि फालतू के एमबीबीएस की डिग्री लिए घूम रहा है, गलत डिग्री लिए घूम रहा है, उसको शार्लेटन कहा जाता है। तो ये आंसर हो सकता है। अगला एसेटिक, सन्यासी को कहते हैं। कौनोसा, हम कहते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या है? शार्लेटन। ठीक है, सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए हुए, एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या पीडीएफ से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, स्पेलिंग किसका इनकरेक्टली, एक वर्ड का इनकरेक्टली स्पेल्ड है, आपको ढूंढना है कौन सा, मतलब 3 सही है, एक गलत है। आ जाओ। लिखा है प्रिविलेज, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, PRI, ध्यान दीजिएगा, PRIVILEGE, 4 वावेल आते हैं। PRIVILEGE बिल्कुल सही है ये। परसिवरेंस, अच्छा परसिवरेंस की स्पेलिंग क्या है? PERSEVERANCE, परसिवरेंस। इसमें आर कहां से आ गया? ये एक्स्ट्रा है, परसरवरेंस नहीं होता, परसिवरेंस होता है, तो ये तो स्पेलिंग गलत है, माफ कीजिएगा, क्रॉस कर दिया। यही आंसर है ना, हमें तो स्पेलिंग गलत वाला ही ढूंढना था, आंसर होगा। बाकी की स्पेलिंग देख लो। सर्विलेंस, सर्विलेंस में ई के बाद आई आता है, ध्यान रखेंगे। लियाइजो, लियाइजो आई एक बार आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, LIAI, ये लियाइजो की स्पेलिंग है, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रिविलेज मतलब होता है सुविधा, परसिवरेंस मतलब होता है लगातार मेहनत करना, सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी, और लियाइजो मतलब होता है किसी के बीच में बातचीत शुरू करनी या किसी किस्म का कनेक्शन बनाना, उसको लियाइजो कहा जाता है। ठीक है, जो बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पे आते हैं। स्पॉटिंग एरर का सवाल है। लिखा है कि नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, हमने पढ़ा है नीदर नॉर को, नीदर नॉर से एसोसिएटेड एक दो रूल बोलते के साथ दिमाग में आ जाते हैं। सबसे पहले नीदर के बाद हमेशा और नॉर होता है, आइदर के बाद हमेशा और होता है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो होता है। ठीक है, दूसरा, जब भी आप किसी दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले, मतलब नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब। क्या लिखा था? नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, तो वर्ब किसको फॉलो करेगा? द टीचर्स को। तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन होगा? द टीचर्स। द टीचर्स यहां का मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो देखो लिखा हुआ है वर्ब, बिल्कुल सही है। तो यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला, इसमें भी हमें कोई एरर नहीं मिला। अच्छा, वर्ब के बाद विलिंग लग सकता है क्या? लग सकता है, बिल्कुल, बिफोर लग सकता है। तो क्या लिखा था? नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कोई भी टीचर या कोई भी जो प्रिंसिपल है वो तैयार नहीं थे कि वो कॉम्प्रोमाइज करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट
टू कट कॉस्ट, इसके बावजूद कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है कॉस्ट को कम करने की, मतलब दाम को कम करने की। तो लिखा है कि नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एरर मुझे मिल गया है, आपको मिला है क्या बता देना। यहां पे फिक्स प्रपोजिशन का एरर है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किसी चीज से करने को, कॉम्प्रोमाइज करने को हम कॉम्प्रोमाइज एट नहीं कहते, हम कॉम्प्रोमाइज ऑन कहते हैं। तो एक्चुअली इसमें एरर कहां पर है? एरर है बी पार्ट में। होना क्या चाहिए था? नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां क्या हो गया था? कॉम्प्रोमाइज एट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। लिखा है कि इफ द कंपनी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर इट वुड बी रीपिंग सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नाउ। लिखा है कि अगर कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पहले खर्च किया होता तो आज हम इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे होते। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। आपसे पूछा गया है कि अगर ये इन्वेस्टेड गलत है तो क्या सही है, वो सुधार कर आप मुझे बताइए। अब जिन बच्चों ने सुपरफिशियल लेवल पे रट्टा मार के पढ़ा है उनके लिए इस क्वेश्चन में नो एरर है, और आपने जिस मोमेंट नो एरर किया आपका आंसर वहीं पे गलत हो गया। कैसे? आपने रट्टा मार लिया। रट्टा क्या मारा कि इफ के बाद अगर V2 होगा तो आगे जाके वुड प्लस बेस फॉर्म होगा। तो यहां क्या लिखा हुआ था? वुड प्लस बी, और यहां क्या लिखा हुआ था? इन्वेस्टेड। आपको लगा इसमें तो कोई एरर नहीं है। याद करना, मैंने आपको मिक्स्ड कंडीशनल्स पढ़ाया है। क्या सिखाया था? मिक्स्ड कंडीशनल हम लोग एक ऐसे किस्म के कंडीशनल सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम होता है। यहां पे दो ऐसे वर्ड इंडिकेटर थे जो चीख चीख के कह रहे थे कि मालिक मुझ पे ध्यान दो। एक था अर्लियर और दूसरा था नाउ। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। उसने पहले अगर मेहनत की होती तो उसे आज बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते। हम क्या जानते हैं कि सेकेंड कंडीशनल इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड थर्ड कंडीशनल इज ऑल अबाउट पास्ट इमेजिनेशन। तो अगर मैं आपसे टाइमलाइन पूछूं तो सेकेंड कंडीशनल प्रेजेंट को डिनोट करता है और थर्ड कंडीशनल पास्ट को। तो यहां पे जो लिखा हुआ था कि आज बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते, ये तो डेफिनेटली सेकंड कंडीशन में जाएगा। तो यहां पे वुड बी जो लिखा है ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह पे, क्योंकि प्रेजेंट में रिजल्ट आने वाला है, नाउ की बात हो रही है। और दूसरा, ये जो अर्लियर यहां पे लिखा हुआ था ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अगर ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट होगा तो यहां पे हेड प्लस V3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जिन बच्चों ने अभी तक मिक्स्ड कंडीशनल नहीं पढ़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने मिस कर दिया है। ठीक है, आपके ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप इसको एक बार जाकर फिर से देखो, नोट्स बनाओ और ध्यान रखो। ठीक है, क्या करना है इसमें मैंने फिर से बता रहा हूं। मैं सेकंड कंडीशनल था, यहां नाउ लिखा हुआ था, वो इंडिकेटर था, तो ये वुड भी बिल्कुल सही है। ये थर्ड कंडीशनल था, अर्लियर लिखा हुआ था, जो कि ये बता रहा है ये पास्ट में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में इफ के बाद हेड प्लस V3 लगता है। यहां क्या लिखा हुआ था? इन्वेस्टेड, गलत है। विल इन्वेस्ट, गलत है। इन्वेस्ट, गलत है। आंसर क्या होगा? हैड इन्वेस्टेड। क्लियर है? आगे बढ़े। एक वर्ड इसमें आया था, यहां पे एक वर्ड आया था रीपिंग। नया वो क्या है, मीनिंग समझ लो। नया तो नहीं है पर पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और रिसीविंग द रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम पाने को रीपिंग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये डबल फिलर्स है। जैसा मैंने बोला था कि फर्स्ट मॉक के कंपैरिजन में सेकंड मॉक में थोड़ा सा मैंने लेवल ऊपर किया, तो कुछ नए तरह के सवाल मैंने इसमें डाले। डबल फिलर्स आता है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, क्या लिखा है? द लॉयर्स स्टेटमेंट वाज सो डैश दैट इट फेल्ड टू मेक एनी सेंस एंड द ज्यूरी फाउंड द डिफेंडेंट्स क्लेम इक्वली डैश। होमोनिम्स का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या फिलअप करेंगे। तो जो दो तीन जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है पहले उनका मीनिंग समझ लेते हैं। इनएलिजिबल मतलब ऐसी कोई चीज जो एलिजिबल ही ना हो, जो क्वालिफाई ही ना करे, जिसके पास जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है वही नहीं है। इलेजिबल, याद होगा आपको, लेजिबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप पढ़ सकते हो। इलेजिबल इसको नेगेटिव कर देता है और मीनिंग होता है ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़े जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, तो इलेजिबल है। आगे लिखा हुआ इनएलिजिबल, मीनिंग समझाया। इनकोहेरेंट, याद होगा आपको, कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल। कोहेरेंट स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना सिलोगिज्म में या असम्पशन में, कोहेरेंट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो इनकोहेरेंट क्या हो जाएगा भाई? ऐसा स्टेटमेंट जो इलॉजिकल है। ठीक है, इम्प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकेबल, तो इम्प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो प्रैक्टिकल ही ना हो। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब होता है जो चीज प्रैक्टिकल ही ना हो। ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल। आगे बढ़े। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इनएडिबल, जो खाने योग्य ना हो। आई लिखा है द लॉयर्स स्टेटमेंट वाज सो डैश
that it failed to make any sense. लॉयर का जो स्टेटमेंट था, आप समझो एक सेटअप जिसमें कोर्ट में एक लॉयर खड़ा है, लॉयर ने कोई बात बोली, ठीक है, तो क्या उसका स्टेटमेंट इतना इलेजिबल था कि जूरी जो है उसको डिफेंडेंट का क्लेम की बात हो रही है कि, और जूरी जो उसको डिफेंडेंट का क्लेम भी इक्वली इलेजिबल लगा? क्या किसी का क्लेम ऐसा हो सकता है जिसको पढ़ा ना जा सके? क्या पढ़ा ना जा सके क्लेम वर्ड के लिए सही आएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब इलेजिबल सेकंड वाले ब्लैंक में तो नहीं भरा सकता। यहां लिखा है इनएलिजिबल। क्या किसी का क्लेम इनएलिजिबल हो सकता है कि हाँ क्लेम सुनो तुम इस नौकरी के लिए इलेजिबल हो तुम, मतलब कि ऐसा इनएलिजिबल हो, मतलब तुम इसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं, 18 साल नहीं हुआ तुम्हारा। मैं किसको कह रहा हूं भाई? मैं क्लेम को कह रहा हूं। क्लेम को इंसान थोड़ी है, वो कैसे इनएलिजिबल होगा? तो ये वर्ड भी फिट नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इनएडिबल। इनएडिबल मतलब होता है जिसे खाया ना जा सके। तो उसका जो क्लेम था ना वो इक्वली इनएडिबल था। उसका क्लेम जो था उसे खाया नहीं जा सकता था। क्लेम को कैसे खाओगे? गलत है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब जरा मीनिंग भी समझ लो। लॉयर का स्टेटमेंट इतना इलॉजिकल था, इतना इनकोहेरेंट था कि वो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, और साथ ही साथ में जूरी को जो डिफेंडेंट का क्लेम है वो भी इक्वली इम्प्रैक्टिकेबल लगा। उसको लगा कि ये भी जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब जिसने आरोप लगाया वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, जो आरोप बचा रहा है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। यहां पे बेसिकली ये बात था। ठीक है, बढ़िया सवाल था। जितने वर्ड्स मैंने बताए वो सबका मीनिंग यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक करके सब समझाऊंगा। तो आ जाओ, अब आ जाओ PQRS पे। क्या लिखा हुआ है इस वन में? द राइज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैज ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जो राइज हुआ है ना, उसने जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है उसको बहुत ड्रामेटिकली ऑल्टर किया है। ऑल्टर मतलब होता है किसी चीज का शेप चेंज कर देना। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ड्रास्टिकली राइज हुआ है उसके वजह से ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा ऑल्टर हो गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है। These investments are reshaping geopolitical alliances. ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनके वजह से जियोपॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे हैं। Nations rich in sunlight and wind are emerging as energy leaders. ऐसे नेशंस जो कि सनलाइट और विंड जिनके पास बहुत ज्यादा है, जिनके पास सूरज की किरण जिनके देश में बहुत पहुंचती है, या जहां पे हवा बहुत ज्यादा है, वो अभी एनर्जी के लीडर बनकर निकल रहे हैं, बनकर उभर रहे हैं। International collaborations in technology sharing have accelerated this transition. International collaboration जो है टेक्नोलॉजी में वो शेयर कर रहा है, एक्सेलरेटेड, उसने इस ट्रांजिशन को और एक्सेलरेट कर दिया है। जो कंट्रीज आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके जो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं ना, कि इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है उसने यूएस को दे दिया, यूएस के पास कुछ है तो उसने कनाडा को दे दिया, तो इसकी वजह से ये ट्रांजिशन जो ये बदलाव जो ये और एक्सेलरेट हो गया है। Traditional oil exporting nations are diversifying their energy portfolios. Traditional oil exporting nation जो है वो अपना जो एनर्जी पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दो तीन यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं जरा उनको समझा दूं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। जैसे क्या होता है कि थोड़े पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, थोड़े पैसे मैंने FD में डाल दिया, थोड़े पैसे का मैंने RD कर लिया, थोड़े पैसे का मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, तो मैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, मैं अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं। एनर्जी पोर्टफोलियो बेसिकली कहां कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, ऐसे नेशंस जो पहले केवल ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। लिखा है दिस शिफ्ट सिग्नल्स अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस इन द कमिंग डिकेड्स। ये जो शिफ्ट हुआ है किसके तरफ, अभी हमें समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट ये है कि सनलाइट और विंड एनर्जी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना, इसके वजह से फॉसिल फ्यूल का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा कम होता नजर आ रहा है आने वाले सालों में। क्लियर है क्या? आई, अब जब हमें इसका पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ गया है तो हम एक बार इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ था फर्स्ट में? द राइज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में जो राइज आया है उसके वजह से ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल गया है। अच्छा, पॉलिटिक्स कब बदलता है? एक बार सोच के देखो, पॉलिटिक्स कब बदलता है? भारत में पॉलिटिक्स कब बदला? जब कांग्रेस बहुत साल से लगातार हमारे शासन में थी, फिर बीजेपी आई तो पॉलिटिक्स बदला। जिसका मतलब यह है कि कोई एक पार्टी जो अपोजिशन में है या कोई एक पार्टी जो तब तक सो कॉल्ड डोमिनेंट नहीं है, जब वो पावर में आने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स बदल रहा है। तो एनर्जी का पॉलिटिक्स कैसे बदलेगा भाई? एनर्जी का पॉलिटिक्स तब बदलेगा कि जो पुराने नेशंस थे जो
ऑयल के ऊपर ज्यादा निर्भर थे। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सारे के सारे ऑयल के बादशाह हैं, और उनके पास इतने पैसे भी इसलिए हैं क्योंकि वो ऑयल के बादशाह हैं। लेकिन एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। एनर्जी शिफ्ट कैसे हो रहा है कि अब जिनके पास विंड है या जिनके पास सोलर पावर है वो धीरे धीरे करके किंग बनेंगे। क्या मेरे कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है? मैं कंटेक्स्ट आपको पूरे पैसेज के हिसाब से समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो S1 में ये लिखा हुआ था कि ये जो राइज है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो एनर्जी पॉलिटिक्स को ग्लोबली ऑल्टर कर रहा है। ठीक है, क्या इसके बाद P बैठेगा? दीज इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है दोस्त? दीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? नहीं पता ना हमें। इसका मतलब यह है कि हम S1 के बाद तो P नहीं बिठा सकते, तो P कभी भी पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो A तो डेफिनेटली कट गया, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S1 में हमने क्या बोला है कि एनर्जी पॉलिटिक्स में शिफ्ट आया है। क्या हमें ऐसा कहीं पे लगा था कि कहीं और शिफ्ट होने की बात हो रही है या कहीं पे किसी के लीडर बनने की बात हो रही है? हाँ जी, लगा था। किस में लगा था? क्यू में। क्यू में लिखा था कि नेशन जो कि सनलाइट और विंड एनर्जी में एक्सपर्ट है वो अब एनर्जी लीडर्स बनेंगे। तो इस बात का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है ना। यहां बोला जा रहा था कि उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को, एनर्जी पॉलिटिक्स को ऑल्टर किया है। कैसे किया है? कि वैसे नेशन जो कि सनलाइट और विंड एनर्जी के ऊपर निर्भर है वो अब एनर्जी लीडर्स बनकर सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब है S1 के बाद क्या होगा? क्यू होगा। तो ये तो डेफिनेट हो गया भाई कि हमारा आंसर किससे स्टार्ट हो रहा है? क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अब दो ऑप्शन है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? अगला देखिएगा, हमने क्यू पता कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर एंड पकड़े तो क्या एंड से काम हो जाएगा? आइए, एस में क्या लिखा था? दिस शिफ्ट सिग्नल्स अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस इन द कमिंग डिकेड्स। ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट, कौन से शिफ्ट की बात हो रही है? कहीं तो कोई शिफ्ट की बात हुई होगी जिसको हम S6 के पहले बिठा सकते हैं। दिस किसके लिए आ रहा है पता करते हैं। क्या हम, देखो दो ही ऑप्शन है, या तो P या तो S। P को बिठा के देखो। These investments are reshaping geopolitical alliances। इन इन्वेस्टमेंट की वजह से आपस में लोगों के संबंध अच्छे हो रहे हैं। ये जो शिफ्ट है ना, सेंटेंस तो फिट नहीं आ रहा, क्योंकि यहां तो इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। कौन से शिफ्ट की बात की जा रही है? ठीक नहीं लग रहा। एक बार S बिठा के देखते हैं। ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस आर डाइवर्सिफाइंग देयर एनर्जी पोर्टफोलियोज। जो ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं वो अपने पोर्टफोलियोज को, एनर्जी पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये जो शिफ्ट आया है इसके वजह से फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस जो है वो कम हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है ना। यहां पे बात बोली जा रही है ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस की, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अब एनर्जी पोर्टफोलियोज, अलग अलग तरीके के एनर्जी पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा पैसा वो सोलार में लगा रहे हैं, थोड़ा पैसा वो विंड एनर्जी में लगा रहे हैं, और इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस जो है अपकमिंग ईयर्स में कम होने वाला है। जब पैसा ही नहीं लगेगा तो कम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि बीच में कुछ हो, खत्म किससे होने वाला है? एस से। तो हमने पहला पकड़ा, हमने आखिरी पकड़ा। क्यू के बाद P है, नहीं हो सकता। क्यू के बाद S है, बोलो आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 नरेशन का सवाल है। लिखा है कि ही सेड टू द कमिटी, उन्होंने कमिटी से कहा, इफ वी हैड एक्टेड ऑन द एनवायरमेंटल रिपोर्ट लास्ट ईयर, अगर हमने लास्ट ईयर एनवायरमेंटल रिपोर्ट के ऊपर एक्ट किया होता, वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस क्राइसिस, हम लोग इस क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकते थे। एंड आई अर्ज यू नॉट टू इग्नोर सच वार्निंग्स अगेन, और मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि इस तरीके के जो वार्निंग्स हैं इनको आगे से इग्नोर ना किया जाए। ठीक है, आए भाई साहब। क्या लिखा हुआ था? ही सेड टू, बार बार पढ़ा है नरेशन में, कितना भी लंबा सवाल हो बेसिक्स तो सेम है। सेड टू को हम लोग यहां पे चेंज करेंगे, और ये पास्ट टेंस है तो आगे का टेंस चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा। अब जो अगेन जो रट्टा मार के पढ़ते हैं उनके लिए यहां पे इफ लिखा हुआ है तो बोलेंगे सर दैट और इफ तो साथ में नहीं आ सकता। भाई वो कहां नहीं आ सकता? वो वहां नहीं आ सकता जहां पे आप किसी भी यस नो क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगता है। यहां तो ऑलरेडी कंडीशनल वाला इफ लगा हुआ है, तो हम अपने आप से, अपने मन से इफ को थोड़ा ना हटा सकते हैं। यहां से इफ का इफ तो रहेगा ही, इसे नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो दैट और इफ साथ में आएगा। अच्छा आगे, यहां जो कि पास्ट टेंस है तो आगे टेंस बदलेगा, तो लिखा इफ वी हैड एक्टेड। अच्छा हैड एक्टेड तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, तो हैड एक्टेड जैसा है वैसा छोड़ना पड़ेगा। ऑन द एनवायरमेंटल रिपोर्ट लास्ट ईयर वी कुड हैव प्रिवेंटेड, ये तो मॉडल का पास्ट है, मॉडल का परफेक्ट है इनफैक्ट। कुड हैव प्रिवेंटेड, इसको भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते, मॉडल तो मॉडल रहेगा। कैन रहता तो कुड कर देते, ऑलरेडी कुड है, कुड को क्या करोगे यार, तो ये तो ठीक है। एंड आई अर्ज, ये प्रेजेंट टेंस है, तो अर्ज को हमें चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा? अर्ज्ड बनाना पड़ेगा, अर्ज्ड बनाना पड़ेगा। आइए, आपको अब केवल एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अर्ज्ड लिखा होगा। अगर दो ऑप्शन में होगा फिर हम आगे और एलिमिनेट करेंगे। यहां अर्ज्ड लिखा हुआ था, यहां अर्ज्ड लिखा हुआ था, यहां अर्ज्ड लिखा हुआ था, यहां
अर्ज लिखा हुआ था। चार ऑप्शन है, चारों में अर्ज लिखा हुआ है। चलो बढ़िया सवाल है। एनीवेज कमिंग बैक टू इट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब सन रूल के हिसाब से किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था? ही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही। तो क्या होना चाहता है? ही अर्ज्ड। यहाँ लिखा है ही अर्ज्ड, यहाँ केवल अर्ज्ड लिखा हुआ है। ही कहाँ है भाई साहब? गलत है। यहाँ लिखा ही अर्ज्ड, यहाँ लिखा है अर्ज्ड, ही कहाँ है? गलत है। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ वी हैड एक्टेड, यहाँ लिखा हुआ इफ दे एक्टेड, हैड एक्टेड। हैड को हम हैड हटाएंगे क्यों? यहां से पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है क्लोजेस्ट इन मीनिंग बताइए, मतलब सिनोनिम बताइए। वर्ड क्या है? परनीशियस। वर्ड क्या है? परनीशियस। ध्यान दीजिएगा, परनीशियस एक ऐसे मतलब चीज को कहा जाता है जो कि आपके लिए कुछ हद तक हार्मफुल साबित हो। ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए कुछ हद तक हार्मफुल साबित हो, उसे परनीशियस कहा जाता है। ऑप्शन आपसे सिनोनिम पूछा गया, हार्मफुल, बेनिफिशियल, अगली, फेवरेबल। आंसर क्या होगा? हार्मफुल होगा। आ जाइए। परनीशियस, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। ठीक है, कभी भी अगर आपके ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे हानिकारक है, घातक है, तो उसके लिए हम परनीशियस वर्ड का यूज करते हैं। हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग सिनोनिम है, उल्टा बेनिफिशियल, हार्मलेस, एडवांटेजियस। आगे बढ़ेंगे। फिर से आ गया PQRS, जरा पानी पी लूं मैं, गला सूख रहा है मेरा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है S1 में। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस रिवॉल्यूशनाइज्ड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है ना, उसने नॉलेज के जो फैलना था, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, फैलाव कह सकते हैं क्या, खैर समझ गए होगा आप, कि जो नॉलेज स्प्रेड हुआ था उसको बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे करके यूरोप के और पार्ट्स में फैल गया। दिस इनोवेशन मेड बुक्स मोर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। लिखा हुआ ये जो इनोवेशन है ना, इसके वजह से बुक्स जो हैं वो क्या हो गए? और अफोर्डेबल हो गए और बहुत जगह पे पाए जाने लगे। लिटरेसी रेट्स बिगेन टू राइज एज अ रिजल्ट। जो लिटरेसी रेट्स था वो धीरे धीरे करके एज अ रिजल्ट बहुत बढ़ने लगा। एस में इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द मिड 15th सेंचुरी बाय जोहान्स गुटेनबर्ग। लिखा है इसे पहले डेवलप किया गया था 15वीं शताब्दी में, किसके द्वारा? जोहानस गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा। द प्रेस लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज। जो प्रेस है उन्होंने फाउंडेशन किया था मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज का। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझको। आइए, तो क्या लिखा हुआ है S1 में? द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनाइज द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। हम अगर अगला देखते हैं क्या हो सकता था इसकी जगह पे, क्या हम P को कर सकते हैं, Q को कर सकते हैं, S को कर सकते हैं? कहीं पे कुछ लिंक मिल रहा है क्या? मुझको एक लिंक मिल रहा था। कहां पे मिल रहा था? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि इट वॉज फर्स्ट, माफ कीजिएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो धीरे धीरे करके यूरोप के अदर पार्ट्स में बहुत फैला। अच्छा, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अदर पार्ट्स में फैला तो उससे क्या हुआ होगा? उससे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत राइज कर गया होगा। इसका मतलब ये है, उसका परिणाम यहां लिखा हुआ है ना, लिटरेसी रेट्स बिगैन टू राइज एज अ रिजल्ट। ठीक है, यहां पे एक और चीज समझने की जरूरत है आपको। यहां पे एक वर्ड लिखा गया था ग्रेजुअली, ठीक है, कि धीरे धीरे करके वो फैल रहा था। और यहां पे देखिएगा ये नहीं लिखा होता कि लिटरेसी रेट्स बढ़ गया, लिटरेसी रेट्स रोज नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहां पे बिगैन टू राइज लिखा हुआ है, मतलब ये भी लिंक कर रहा है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आप अगर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा अगर आप रीडिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगती हैं। कि इसके बाद ये मैं क्यों कह रहा हूं इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि स्लो प्रोसेस है, कि धीरे धीरे करके यूरोप में फैला, और यहां पे भी बोल रहा है कि धीरे धीरे करके लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ने लगा। तो ये बात है कि पी के बाद आर होगा। आइए, पी के बाद क्यू है, पी के बाद कुछ नहीं है, पी के बाद आर है, पी के बाद कुछ नहीं है, आंसर होगा। अच्छा, एक ही से बन गया, सिंपल क्वेश्चन था ये काफी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, लगातार वार्निंग्स के बाद भी द वर्कर्स रिफ्यूज्ड टू डैश देयर डिमांड्स ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। लगातार वार्निंग्स के बावजूद जो वर्कर्स हैं उन्होंने मना किया था अपने डिमांड्स को डैश करने से नेगोशिएशन के दौरान।
क्या करने से? टू बैक डाउन देयर डिमांड्स, पीछे हट जाना, लुक ओवर, नजर रखना, टर्न इन, सरेंडर करना, ब्रेक इनटू, किसी के घर में घुस जाना। ऑब्वियसली डिमांड के लिए बैक डाउन टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 फ्रेजल वर्ब है, समझ लो एक बार। बैक डाउन का मतलब क्या होता है? टू विड्रॉ अ क्लेम और गिव अप इन डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट में आप जब सरेंडर कर देते हो, हार मान लेते हो, पीछे हट जाते हो, उसको बैक डाउन कहा जाता है। ठीक है, यील्ड कह सकते हैं हम, कंसीड कह सकते हैं, रिट्रीट कह सकते हैं। उल्टा क्या होगा? लगातार बने रहना, तो परसिस्ट, रेजिस्ट, कन्फ्रंट। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? क्विकली एग्जामिन करना या रिव्यू करना किसी चीज को। इंस्पेक्ट, रिव्यू या चेक होगा। उल्टा क्या होगा? इग्नोर, ओवरलुक या नेग्लेक्ट। टर्न इन, टर्न इन का मतलब होता है किसी चीज को जमा करना। टू सबमिट समथिंग और टू गो टू बेड, इसका मतलब एक सरेंडर करना भी होता है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी चीज में जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुस जाना। टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स और टू सडनली बिगिन डूइंग समथिंग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। द मैनेजर वाज प्लीज्ड टू सी द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अहेड ऑफ द शेड्यूल। अच्छा, आपको पूछा जा रहा है कि ये जो फ्रेज यहां पे लिखा है, ये फ्रेज किस किस्म का फ्रेज है? क्या ये एक नाउन फ्रेज है? क्या ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है? क्या ये एडवर्ब फ्रेज है? क्या ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है? आप मुझे बताओ ये कौन सा फ्रेज है? आपको मैं ऑलरेडी आज के ही वीडियो में इतनी सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। देखो, नाउन फ्रेज है तो सबसे पहले ये नाउन से स्टार्ट होगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जरा फंक्शनलिटी देख लेना, मैं सेंटेंस को अलग अलग कर रहा हूं। द मैनेजर सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, प्लीज्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव बोल लो इसको। कि मैनेजर क्या था? मैनेजर बहुत खुश था। क्यों खुश था? टू सी इंफिनिटिव है, क्या देखा? द प्रोजेक्ट नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सी के लिए। और जो प्रोजेक्ट था वो क्या हुआ? प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया समय से पहले। प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया समय से पहले। आपके लिए मैंने अलग अलग कर दिया है। क्या ये कंप्लीटेड नाउन हो सकता है? नहीं, नाउन तो नहीं हो सकता, तो ये नाउन फ्रेज तो नहीं है। ये किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी नहीं। क्या ये किसी भी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है क्या? क्योंकि एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। क्या उसको क्वालिफाई करने के लिए आया है, या फिर ये किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है कि प्रोजेक्ट क्या देखकर वो खुश था? प्रोजेक्ट देखकर खुश था। प्रोजेक्ट देखकर क्यों खुश था? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो अपने समय से पहले खत्म हो चुका था। तो ये प्रोजेक्ट की खासियत है ना, प्रोजेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही है ना इस चीज से, कि कैसा क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट अपने वक्त से पहले खत्म हो गया था। यह है पहला हिंट। दूसरा हिंट, यहां पे V3 से स्टार्ट है, तो V3 से स्टार्ट हुआ, दो ही चीज हो सकता है, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट होगा तो ING होगा इसमें। और क्या किससे स्टार्ट था? V3 से। इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल था, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। और अगर आपने फंक्शनलिटी चेक करनी है तो मैं बता चुका कि प्रोजेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब यही है ना कि ये प्रोजेक्ट के लिए आ रहा था, ये नाउन के लिए आ रहा था। अगर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो कौन सा फ्रेज है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। बोलो समझ पाए क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि फाइंड द और द अल्टरनेटिव, फाइंड द अपोजिट वर्ड। हमें क्या ढूंढना है? इसका अपोजिट वर्ड क्या है? ठीक है, कौन सा वर्ड है? फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो टेम्पररी हो, ऐसी कोई चीज जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको फ्लीटिंग कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए, हमें उल्टा ढूंढना है। मोमेंटरी, ये तो सिनोनिम है। मोमेंटरी का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है जो निरंतर बदलता जा रहा है, सिनोनिम है ये भी। पासिंग, जो कम समय के लिए हो, सिनोनिम है ये भी। उल्टा क्या होगा? एटर्नल, ये एंटोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछा गया था। एटर्नल मतलब होता है अनंत, जो कभी खत्म ना हो, उसे एटर्नल कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए, फ्लीटिंग का मतलब क्या है? जो बहुत जल्दी पास हो जाए या बहुत तुरंत से एकदम गायब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, अ शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बारे में, रियल व्यक्ति के बारे में आप जब कोई इंसिडेंट बताते हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एलेगरी कहा जाता है, उसे एनेक्डोट कहा जाता है, उसे फेबल कहा जाता है, उसे क्रॉनिकल कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहा जाता है भैया इसको? इसको हम कहते हैं एनेक्डोट। अब देखो, जो कहानियां हम लोगों को सुनाते हैं उनके लिए 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनको एलेगरी भी कहते हैं, उसे एनेक्डोट भी कहते हैं, और उसे फेबल भी कहते हैं। अंतर क्या है तीनों में, समझना। एलेगरी आमतौर पर किसी चीज के इमेज के लिए यूज किया जाता है। इमेजरी के टर्म्स में आप जब कोई कहानी सुनाते हो तो उसे एलेगरी कहते हैं। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक पेड़ था जिसकी बहुत सारी टहनियां थी। मैं कहना चाह रहा हूं एक बाप था जिसके बहुत सारे बच्चे थे। हर टहनी उस पेड़ को बहुत प्यारी थी, मतलब हर बच्चा उस बाप को बहुत प्यारा था। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पेड़ के बारे में, पर मेरा कंटेक्स्ट किससे है? मेरा मीनिंग किससे है? मेरा मीनिंग है एक इंसान के बारे में।
इसे एलिगरी कहा जाता है। जब आप किसी इमेजरी का इस्तेमाल करके, मतलब आप किसी डिफरेंट चीज का इस्तेमाल करके कोई और कहानी समझाना चाहते हो। आमतौर पर ये रिलीजियस चीजों में किया जाता है ना। आपने, अगर आपके घर में कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई होगी तो आप कथा बोला जाता है ना सत्यनारायण भगवान की पूजा में, तो वहां बहुत सारी कहानियां चलती हैं कि पत्थर को प्रसाद बनाकर खा लिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा कुछ कहानी मैंने बचपन में कभी सुनी थी। तो क्या वो रियल होगा? शायद नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, इमेज के थ्रू बताया जा रहा है कि भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बेसिकली ये टीचिंग है उसकी। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिगरी है ये इमेजरी का काम करता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किसी जीते जागते व्यक्ति की कहानी। मुझे जैसे बहुत मजा आता है इंटरव्यू सुनने में, पॉडकास्ट सुनने में, मतलब ऐसे वाला पॉडकास्ट नहीं, छपरियों वाला नहीं, पॉडकास्ट मतलब कोई लर्नर्ड व्यक्ति हो जिसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिले। मैं बेसिकली सीखने के लिए पॉडकास्ट सुनना चाहता हूं या देखना चाहता हूं। तो उनके बड़े एनेक्डोट्स होते हैं ना कि किसी क्रिकेट की फील्ड में क्या हुआ था, जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब पहली बार पहुंचे थे अपने रिसर्च लैब में तो क्या हुआ था। ये सब देखने में बहुत मजा आता है, सुनने में बहुत मजा आता है। हमने एमएस धोनी वाली मूवी देखी थी ना, कि उसका सिलेक्शन हो चुका था आई थिंक दिलीप ट्रॉफी में या चैलेंजर ट्रॉफी में, और वो पहुंच नहीं पाया था। तो ये किस्म की कहानी है जो रियल व्यक्ति के बारे में, उसे एनेक्डोट कहा जाता है। फेबल किसे कहते हैं? फेबल हम कहते हैं सेम कहानी जब एनिमल्स के बारे में बोली जाए। जैसे चंपक जैसी किताबों में जो था ना कि एक बिल्ली थी जिसका नाम पिंकी था, एक हाथी था जिसका नाम शेरू था, और उसको लेके कहानियां बनाई गई, बच्चों को सुनाई जाती है, उसको फेबल कहते हैं। तो तीनों में कहानियां होती है। मैंने कोशिश किया तीनों की कहानियों को मैं यहां आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी मतलब होता है कि ऐसी स्टोरी या पिक्चर जिसे इंटरप्रेट किया जाता है, जो मैंने समझा रहा था कि हिडन मीनिंग है उसके अंदर, जो चीज आपको समझाई जाए, ठीक है। एनेक्डोट एक व्यक्ति की कहानी, फेबल किसी जानवर को कैरेक्टर रखकर जो कहानी सुनाई जाए। क्रॉनिकल आपने पढ़ा होगा, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, देखा होगा आपने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी भी। क्रॉनिकल क्या होता है? एक फैक्चुअल कहानी जो किसी भी चीज के इतिहास के बारे में, घटनाक्रम के बारे में बताता हो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। लिखा है हर कमेंट्स वर कंप्लीटली इररिलेवेंट डैश द टॉपिक अंडर डिस्कशन। उसके जो कमेंट्स थे वो कंप्लीटली इररिलेवेंट थे टॉपिक अंडर डिस्कशन से। इररिलेवेंट के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन आता है? बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। कॉपी पे डालो नोट और लिखो रिलेवेंट और इररिलेवेंट टू। किसी चीज से रिलेटेड होने को रिलेवेंट टू या इररिलेवेंट टू कहा जाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। बार बार आपको कहता हूं कि क्लोज टेस्ट को 2 बार पढ़ो। पहली बार कंटेक्स्ट समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए, टोन समझने के लिए। दूसरी बार पढ़ो तो फिल करने के लिए, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा, मैं पानी पीऊंगा। आप तब तक इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि द रीसेंट समिट बिटवीन द टू नेबरिंग नेशंस वाज हेल्ड एज अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। लिखा है हाल ही में जो समिट हुआ था 2 देशों के बीच में, 2 पड़ोसी देशों के बीच में, उसे एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप माना गया था रीजनल स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। हाउएवर beneath the public display of cordiality lay a series of unresolved disputes। कुछ टफ वर्ड्स आए हैं, बता दो उनको। cordial का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है। अनरिजॉल्व मतलब होता है जो सुलझे ना हो, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। तो क्या लिखा हुआ है कि उसके नीचे, इस पब्लिक डिस्प्ले के नीचे एक सीरीज ऑफ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 नेबरिंग देश, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो कि इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों देश हैं, उनके बीच में हाल में जो समिट हुआ था उसे बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा था इन दोनों जगहों की स्टेबिलिटी के लिए। हालांकि बाहर से तो ये एक दूसरे को दोस्त दिखा रहे हैं, पर अंदर में ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं। द जॉइंट कम्युनिक emphasized the need to dash trust through sustained dialogue, yet both sides remain wary of each other's strategic intentions। फिर से कुछ टफ वर्ड्स आए इसमें। जो जॉइंट कम्युनिक था, कम्युनिक मतलब होता है डायलॉग, जो बातचीत की गई उसमें इस बात पे जोर डाला गया कि कितना जरूरी है ट्रस्ट को डैश करना, भरोसे को डैश करना सस्टेन्ड डायलॉग से। सस्टेन्ड मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक बातचीत बनी रहे, इसकी कितनी जरूरत है। जबकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से वेरी हैं। वेरी मतलब होता है केयरफुल। वो दोनों एक दूसरे से केयरफुल हैं एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को लेके। मतलब ऊपर ऊपर से तो हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत ज्यादा जरूरत है साहब कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध बना के रखे, दोनों देश आपस में लड़े नहीं, पर ये दोनों को पता है एक दूसरे के बारे में कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन
was presented as a cornerstone of new relationship with plans to dash bilateral trade and invest in cross border infrastructure. इकोनॉमिक कॉपरेशन को एक कॉर्नरस्टोन माना गया, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी गई इस नए रिलेशनशिप में, जिसके अंदर ये प्लान किया गया कि बायलैटरल ट्रेड होगा। मतलब जैसा मैं बोल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, तो दोनों कंट्रीज मान लेते हैं कभी ऐसा समिट हुआ कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होने की बात हो रही है, तो दोनों को ये चीज बताई जा रही है कि आप दोनों को संबंध अच्छे करने से क्या मिलेगा, आप बायलैटरल ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान को बेच सकता है, पाकिस्तान इंडिया को बेच सकता है, और एक दूसरे के क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया के बॉर्डर के पास पाकिस्तान इन्वेस्ट कर सकता है। नेवरदलेस, एनालिस्ट्स warn that such initiatives may falter if security concerns are not adequately addressed। लिखा हुआ है कि nevertheless, मतलब हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद भी एनालिस्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे जो कोशिशें हैं, ये फॉल्टर कर जाएंगी। फॉल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। ऐसी कोशिशें लड़खड़ा जाएंगी अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं इनको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता है तो। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अर्ज्ड बोथ पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड अवॉइड रेटोरिक दैट कुड डैश टेंशंस। लिखा हुआ है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसने दोनों पार्टी से ये अर्ज किया है, दोनों पार्टी से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप कंट्रोल रखें। रिस्ट्रेंट मतलब होता है कंट्रोल, आप कंट्रोल रखें और किसी भी किस्म के ऐसे रेटोरिक, मतलब ऐसे दावों को, रेटोरिक का मतलब बेसिकली होता है भाषण, ऐसा भाषण जो लोगों को बहुत रिपीटेटिव लगता है उसको रेटोरिक कहते हैं। तो ऐसे भाषणों से दूर रखा जाए जो कि टेंशंस को डैश कर सके। Observers believe that while the summit has created a diplomatic opening, its success will ultimately depend on the ability of both governments to dash their commitments into tangible outcomes। लिखा हुआ है कि हालांकि ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि समिट ने एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग तो ले ली है, मतलब कूटनीति के तरीके से अगर देखा जाए तो काम बातचीत शुरू तो हो गई है, लेकिन इसकी सक्सेस जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि दोनों गवर्नमेंट कैसे हैंडल करते हैं इनके कमिटमेंट को और कैसे कमिटमेंट को टेंजिबल आउटकम में बदला जाता है। मतलब एक बात होती है कि मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, जो पाकिस्तान हमेशा करता है, लेकिन फिर होता क्या है कि उसने जो वादे किए हैं क्या वो वादों को टेंजिबल आउटकम में बदल सकता है? क्या उसका एक्चुअल परिणाम जैसा पाकिस्तान कह रहा है वैसा होता है? अक्सर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि बातचीत शुरू तो हो गई है, लेकिन यह बातचीत कितनी सक्सेसफुल होगी यह इस पर डिपेंड करता है कि जो वादे ये दोनों देश आपस में कर रहे हैं, इन वादों को वो धरातल में उतार पाएंगे क्या? इन वादों को प्रैक्टिकलिटी में ला पाएंगे क्या? इन द कॉम्प्लेक्स रियल्म of geopolitics, symbolic gestures are important, but they must be backed by consistent actions to ensure that peace is not merely a fleeting aspiration but a dash reality। लिखा हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स रियल में, जो जियोपॉलिटिक्स का जो कॉम्प्लेक्स रियल में है, सिंबॉलिक जेस्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो जियोपॉलिटिक्स की जो पूरी की पूरी जो संवाद जो चल रहा है इसमें सिंबॉलिक जेस्चर बहुत जरूरी है। अगर इंडिया ने मुस्कुराकर इंडियन पीएम ने पाकिस्तान के पीएम से हाथ मिलाया तो दुनिया कहती है दोनों के बीच में अच्छा संबंध है। तो ये सिंबॉलिक जेस्चर्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ कंसिस्टेंट एक्शंस लेने भी जरूरी हैं ताकि ये निश्चित हो सके कि शांति बनी रहे, पीस जो है मेंटेन हो, और एक फ्लीटिंग एस्पिरेशन। अभी हमने फ्लीटिंग का मतलब समझा था, टेम्पररी को फ्लीटिंग कहते हैं, और ये केवल एक टेम्पररी सोल्यूशन ना हो, टेम्पररी एस्पिरेशन ना हो, एक डैश रियलिटी हो, एक रियलिटी हो जो लंबे समय तक चले। आपको इतना पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की जो टिप्पणी है दो देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन का होगा या यूएस रशिया का होगा, इंडिया पाकिस्तान का होगा, आई डोंट नो, पर वैसे कहीं से आर्टिकल से ये उठाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलेवेंट है हमारे पेपर से। अब आ जाइए हम ये देखते हैं कि क्या फिल करेंगे। जिस लाइन में ब्लैंक है मैं केवल वो लाइन पढ़ रहा हूं। लिखा है कि द जॉइंट कम्युनिक एम्फेसाइज्ड द नीड टू डैश ट्रस्ट थ्रू सस्टेन्ड डायलॉग। जो जॉइंट कम्युनिक है उसने एम्फेसाइज किया किस चीज का? द नीड टू डैश ट्रस्ट, लगातार बात करके भरोसे को डैश करने का। तो भरोसे को क्या किया जाएगा? भरोसा बनाया जाएगा, भरोसा जगाया जाएगा, भरोसा पैदा किया जाएगा, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए ना। इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूं टोन पकड़ो। आई कल्टिवेट, करोड, फैब्रिकेट, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपने द्वारा बोली गई बात को वापस ले लेना। नहीं हो सकता मीनिंग। करोड़ का मतलब होता है किसी चीज को सड़ा देना। नहीं हो सकता मीनिंग। फैब्रिकेट मतलब होता है कहानियां बनानी। तो क्या है ये जो जॉइंट डायलॉग है, इसने बोला कि आप दूसरे को मतलब आप दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के भरोसे को बनाने की जरूरत है, फैब्रिकेट करने की जरूरत है, झूठा बताने की जरूरत है।
फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज को काल्पनिक तौर पर बनाना। आप ट्रस्ट को फैब्रिकेट कैसे करोगे? एक ही वर्ड बचता है, कल्टीवेट, मतलब होता है पैदा करना, कि ये जो डायलॉग है इससे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट पैदा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन was presented as a cornerstone of the new relationship with plans to dash bilateral trade and invest in cross border infrastructure। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसे प्रेजेंट किया गया था एक कॉर्नरस्टोन के जैसे, ठीक है, नए रिलेशनशिप में, विथ प्लान्स के साथ कि बायलेटरल ट्रेड को डैश किया जाए, बायलेटरल ट्रेड को डैश किया जाए और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। सोचो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट क्या है कि दो देशों के बीच में बातचीत हो रही है और उस बातचीत को किस तरीके से मटेरियलाइज करना है, उस बातचीत को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है। तो ओवरऑल टोन तो पॉजिटिव है सेंटेंस का। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है कॉर्नरस्टोन रिलेशनशिप का प्लान्स है कि बायलेटरल ट्रेड को डैश किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? बहाल किया जाएगा। इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, स्टार्ट किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई सेंस होना चाहिए। आई पहला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को इंक्रीज करना। तो क्या बन रहा है? प्लान्स है कि बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, बिल्कुल सही लग रहा है। डिमिनिश मतलब होता है छोटा करना, बायलेटरल ट्रेड को छोटा किया जाए तो उससे संबंध अच्छे हो जाएंगे, उससे संबंध तो बुरे हो जाएंगे ना। इंपीड मतलब होता है हाइंडर, इंपीड मतलब होता है रोकना, कई बार पढ़ा है। हाइंडर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, तो यह भी गलत है। एनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना। आप किसी ट्रेड को बड़ा कैसे करोगे? एनलार्ज आमतौर पर इमेज जैसी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो ये गलत कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। एक ही वर्ड बचता है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। तो दोनों कंट्रीज के बीच में प्लान है कि बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अर्ज्ड बोथ पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड अवॉइड रेटोरिक दैट कुड डैश टेंशंस। लिखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों पार्टीज से अर्ज किया है कि आप जो है वो कंट्रोल रखें और अवॉइड करें रेटोरिक को जो कि टेंशंस को डैश कर सकता है। ध्यान से सुनना, जो कि टेंशंस को डैश कर सकता है। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे भाषणों से बचिएगा जो टेंशन डैश कर सकता है। तो क्या करेगा? टेंशन घटाएगा कि टेंशन बढ़ाएगा? बढ़ाने के सेंस में है कि जो टेंशन बढ़ा सकता है। आई एस्केलेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाना। एस्केलेटर देखा है, वो सीढ़ी जो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है उसको एस्केलेटर कहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपको ऊपर लेकर जा रही है। आमतौर पर देखना टेंशन एस्केलेट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन एस्केलेट हो गया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान में टेंशन एस्केलेट हो गया। एस्केलेट का मतलब होता है अचानक से बढ़ जाना। तो क्या बोला जा रहा है? ऐसे बातों को अवॉइड करना है जो टेंशन बढ़ा सकते हैं। ठीक लग रहा है ये तो। एलिविएट मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना या किसी चीज को हटाना। तो ऐसी बातों को नहीं करना है जिससे टेंशन हटे है, ये तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा। रिकंसाइल वापस मिलना, ठीक है, गलत है। डिफ्यूज आपने सुना होगा, बॉम्ब डिफ्यूज करना, किसी चीज को एनल कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। तो ऐसी बातें नहीं करनी जिससे टेंशन खत्म हो जाए, उल्टा है ना। आंसर क्या होगा? एस्केलेट। ऐसी बातें नहीं करनी जिससे टेंशन एस्केलेट हो जाए। आगे बढ़े। लिखा ऑब्जर्वर्स बिलीव दैट व्हाइल द समिट हैज क्रिएटेड अ डिप्लोमेटिक ओपनिंग its success will ultimately depend on the ability of both governments to dash their commitments into tangible outcomes। लिखा है कि ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि समिट जो है उसने डिप्लोमेटिक ओपनिंग तो ली है लेकिन इसका सक्सेस इस पर डिपेंड करता है कि दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो अपने कमिटमेंट्स को टेंजिबल आउटकम्स में बदल पाए। द गवर्नमेंट टू ट्रांसलेट देयर कमिटमेंट, टू इंक्रीज देयर कमिटमेंट, टू ऑब्सक्योर देयर कमिटमेंट, टू अंडरमाइन देयर कमिटमेंट। सबसे पहले अंडरमाइन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। तो इसकी सक्सेस, इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशन बेहतर होना इस पे डिपेंड करता है कि अपने कमिटमेंट को टेंजिबल आउटकम्स में नीचा दिखाएं। है नहीं हो सकता। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला, ये अपने कमिटमेंट्स को आउटकम्स में धुंधला दिखाएं, ये अपने कमिटमेंट्स को आउटकम्स में इंक्रीज करें। कमिटमेंट्स को आउटकम्स में इंक्रीज कैसे किया जाता है भाई? बदला जाता है ना, कि मेरा मेहनत है जो कल को मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा जॉब हो गया, तो मेरी कमिटमेंट का एक आउटकम हुआ, तो ये तो ट्रांसलेट हो रहा है ना, मेरी मेहनत बदलेगी, मेरी मेहनत बढ़ेगी नहीं परिणाम में, मेरी मेहनत बदलेगी परिणाम में। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसलेट होगा। सबका आंसर यही आ रहा है क्या? कोइंसिडेंस है या यही आंसर है भाई? आगे बढ़ते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स रियल्म सिंबॉलिक जेस्चर्स आर इंपॉर्टेंट बट दे मस्ट बी बैक्ड बाय कंसिस्टेंट एक्शंस टू इंश्योर दैट पीस इज नॉट मेयरली अ फ्लीटिंग एस्पिरेशन बट अ डैश। लिखा है कि लिखा है इस कॉम्प्लेक्स रियल जियोपॉलिटिक्स का सिंबॉलिक जेस्चर जरूरी है लेकिन यह भी जरूरी है कि इसके साथ साथ कंसिस्टेंट एक्शन हो। केवल बात करने से नहीं होगा कि इस प्राइम मिनिस्टर ने उस प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला लिया तो दोनों देशों के बीच का टेंशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे यह निश्चित हो सके कि पीस जो है, शांति जो है, वो केवल एक फ्लीटिंग एस्पिरेशन नहीं है बल्कि एक डैश है, बल्कि एक क्या है, बल्कि एक टेन्युअस है,
टेन्युअस रियलिटी है। टेन्युअस मतलब होता है वीक, बल्कि एक कमजोर रियलिटी है, कमजोर रियलिटी है। मैं क्या कह रहा हूं कि एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि ये ना लगे कि ये टेम्पररी सोल्यूशन है, बल्कि कमजोर रियलिटी है। नहीं भाई, ड्यूरेबल रियलिटी है, लंबे समय तक चलने वाली रियलिटी है। आपको दिख रहा होगा फ्लीटिंग का उल्टा ड्यूरेबल होगा, तो इसका बिल्कुल सेंस बन रहा है ना कि ये एक फ्लीटिंग एस्पिरेशन नहीं है, ये टेम्पररी बात नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाला रिलेशन है। इसका मतलब ड्यूरेबल हो सकता है, हो सकता है भाई। आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिएंट, ये एक टेम्पररी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि टेम्पररी रियलिटी है। कोई सेंस है? सुपरफिशियल, अभी मैंने कितनी बार मॉक के दौरान बोल दिया, सुपरफिशियल लेवल पर जिन बच्चों ने पढ़ा है, सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपर ऊपर से, सतही तौर पर, डीप ना करते हुए। तो क्या है कि ये टेम्पररी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ऊपर ऊपर की रियलिटी है। ऊपर की रियलिटी नहीं, एक ही वर्ड सही लग रहा है, ड्यूरेबल रियलिटी है, कि ये लंबे समय तक चलने वाली रियलिटी है। सो इस वीडियो में भी हमने 25 सवाल किए, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि मैं जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इन 25 क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता पाऊं, मैं वो आपको नॉलेज जो भी है इंपार्ट करूं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज को आपके लिए थोड़ा आसान बनाकर समझाया जाए। फिर भी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जिन्होंने पहले ये सब नहीं पढ़ा है, आपको लेवल थोड़ा टफ लग सकता है, बट इन एग्जाम का लेवल अब यही है, ठीक है। एंड मतलब एक तरीके से ठीक है कि अच्छे जो डिजर्विंग मेहनती बच्चे हैं उनको एक एज मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, ऐसे आगे और मॉक्स आते रहेंगे, ठीक है। आपके मॉक्स में मार्क्स होपफुली इंप्रूव हो रहे हैं और आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।